हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर ब्रिजेश वर्मा, एसआर मेडिसिन फ्रॉम जीएमसी भोपाल। तो दोस्तों, आज हम म्यूकर माइकोसिस मतलब कि ब्लैक फंगस से होने वाली बीमारी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। एक एक करके इसकी हर चीज़ को समझेंगे सिंपल और सरल भाषा में कि ये क्या होती है, किससे होती है, कैसे होती है ये, और इसके क्या लक्षण होते हैं, और लैब में कैसे इसको टेस्ट किया जाता है, और अंत में देखेंगे कि इसका इलाज कैसे करें। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। म्यूकर माइकोसिस। तो सबसे पहले हम इसके कारण के बारे में देख लेते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो म्यूकर माइकोसिस जो होता है ये एक फंगस के द्वारा होता है। ठीक है, फंगस के द्वारा। अभी फंगस की पूरी फैमिली है, उसको समझते हैं। इस फंगस का सब फाइलम जो होता है उसे म्यूकोरोमाइकोटिना बोलते हैं, और पहले इसको जाइगोमाइसिटीज के नाम से भी जानते थे। इसका ऑर्डर है म्यूकोरेल्स, इसकी फैमिली है म्यूकोरेशी, इसका जीनस है। जीनस में देखिए बहुत सारी स्पीसीज़ होती हैं, लेकिन उसमें से जो टू मोस्ट कॉमन कॉज हैं जिससे कि वर्ड में होता है वो है राइजोपस ओराइजी एंड राइजोपस डेलिमर। हाँ, लेकिन इंडिया में जो मोस्ट कॉमन है वो है एलिगेंस। ठीक है, तो ये अपन ने समझ लिया कि किससे होता है। अब अगला देखते हैं कि कैसे होता है और किन कारणों से होता है। ठीक है, कैसे और किन कारणों से होता है, तो उसमें से एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये जो फंगस होता है ये यूबिक्यूटस होता है। इसका मतलब कि ये सामान्य अवस्था में हवा में मौजूद होता है। हवा, मिट्टी, पानी, ये हर समय सब जगह मौजूद है। लेकिन ये कुछ ही लोगों को होता है। क्यों और किन लोगों में होता है वो समझते हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। उनके में जो फाइगोसाइटिक फंक्शन होता है, मतलब कि जो बैक्टीरिया फंगस को, फाइगोसाइटिक मतलब कि जो उनको खाने की क्षमता होती है, जो उनको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें न्यूट्रोफिल कम हो जाते हैं। दूसरा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो स्टेरॉइड्स अपन दे रहे हैं, जैसे कि आजकल कोविड पेशेंट्स में स्टेरॉइड बहुत यूज़ हो रहा है, तो उससे भी इस फंगस के इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट में एक चीज़ होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो उसमें क्या होता है कि फंगस का टिश्यूज़ में जो पेनिट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में जो एसिडोटिक इन्वायरमेंट होता है वो प्रमोट करता है फंगस के टिश्यूज़ में पेनिट्रेशन को। ठीक है, इसके अलावा और क्या फैक्टर्स होते हैं? ये जो इंक्रीज्ड शुगर, मतलब ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट जिनका शुगर अनकंट्रोल्ड है, 200 के ऊपर है, 300, 400 ऐसा चल रहा है, तो वो शरीर में क्या चेंजेस करता है जिससे कि ये फंगल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है, इसको समझते हैं। तो एक चीज़ होती है कि आयरन सिक्वेस्ट्रेटिंग प्रोटीन होता है, उसका हाइपरग्लाइसरेशन कर देता है। तो उससे क्या होता है कि आयरन बढ़ जाता है, फ्री आयरन बढ़ जाता है। अभी समझना होगा कि बॉडी में फ्री आयरन जो बढ़ता है वो भी फंगल इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ाता है। और जो आयरन चिलेटिंग एजेंट होता है डेफिरॉक्सामिन जो ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, वो एक फंगल सिड्रोफोर के जैसे काम करता है। ठीक है, तो अभी जो इंक्रीज्ड शुगर होता है वो कैसे कैसे फंगल रिस्क को बढ़ाता है। पहली चीज़ की हाइपरग्लाइसेशन करवा देता है आयरन सिक्वेस्ट्रेटिंग प्रोटीन का। दूसरा, एक फंगस ये जहाँ पे अटैच होता है उस रिसेप्टर का नाम होता है GRP78 रिसेप्टर, उसको प्रमोट कर देता है, उसका अप रेगुलेशन कर देता है। तो फंगस का टिश्यूज से अटैचमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा एक म्यूकोरेल स्पेसिफिक प्रोटीन होता है COTH, इसका भी अप रेगुलेशन कर देता है। ये सब चीज़ें बढ़े हुए शुगर के कारण से हो रही हैं। और चौथी चीज़ जो मैं पहले बता ही चुका हूँ कि बॉडी की जो फैगोसाइटिक कैपेसिटी होती, जो इम्यूनिटी होती, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो अभी अपन ने डायबिटीज़ समझा, फ्री आयरन बढ़ा उससे समझा, डिफेरॉक्सामिन समझा, एसिडोसिस को समझा। इसके बाद और क्या
पेशेंट्स है जिनमें कि रिस्क बढ़ता है सॉलिड ऑर्गन या तो हीमोपैथिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। किसी को भी जो ट्रांसप्लांट के, रीनल ट्रांसप्लांट के या किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दी जाती है, इम्यूनिटी कम होती है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन में, तो वहाँ भी रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा मैलिग्नेंसी, ल्यूकीमिया जिनमें कि कीमोथेरेपी वगैरह दी जाती है। और क्या है, इसके अलावा एक चीज़ होती है कि सिर्फ स्किन का इन्फेक्शन, सिर्फ चमड़ी का इन्फेक्शन हो फंगस से, तो उसे बोलते हैं आइसोलेटेड क्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो फंगस है हवा में, मिट्टी में, पानी में मौजूद है, तो वो किसी भी तरीके से आपकी स्किन के अंदर चला जाए तो वो कैसे हो सकता है? ट्रॉमा, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, या तो किसी भी तरीके का नेचुरल डिज़ास्टर हुआ, या तो सोल्जर्स वगैरह, या तो कई बार गांव में लोगों को कांटे लग जाते हैं और सोल्जर्स, बुलेट इंजरी, तो किसी भी तरीके से सॉइल जो है उसका इनोक्यूलेशन, जो मिट्टी है वो अपनी त्वचा से अंदर जाती है, तो वहाँ फंगस एक तरीके से शरीर के कांटेक्ट में आता है। और क्या हो सकता है, जैसे अस्पताल में ऐसे मरीज जो आईसीयू में और वार्ड्स में बहुत दिनों से भर्ती हैं, आईवी कैथेटर, वहाँ से भी देखिए इनैकुलेट स्किन एक तरीके का अपनी बॉडी का प्रोटेक्शन है, अपनी बॉडी को बचा के रखता है, तो अगर उसे आईवी कैथेटर डाल रहे हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जैसे कि इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहे हैं, ड्रेसिंग जो कि गंदी हो चुकी है, घाव है उसकी पट्टी कर रहे हैं जिस साफ़ सफाई नहीं है उसमें, यहाँ तक कि जो इंटूबेटेड पेशेंट होते हैं, वेंटिलेटर पे होते हैं, उनकी ईटी ट्यूब की जो पट्टियाँ होती हैं उसमें भी इस फंगल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। तो हमें कारणों को समझना बहुत ज़रूरी है अगर हमें इस फंगल इन्फेक्शन से बचाव करना है तो। इसके अलावा जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं उनका प्रोफाइलेक्सिस, स्पेशली जैसे कि वोरिकोनाजोल टैबलेट हो गई, इट्राकोनाजोल टैबलेट हो गई, ठीक है। तो अपन ने समझ गए यहाँ पे कि क्या क्या कारण हैं, तो अब हमें इस बीमारी के इलाज करने में भी आसान होगी। हम इन सभी कारणों को हटाने की कोशिश करेंगे। तो इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल प्रोफाइलेक्सिस, इसके अलावा ट्रॉमा हो गया, हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन मिले, किसी भी तरीके की मैलिग्नेंसी हो गई, या तो हम सॉलिड ऑर्गन, हीमोपैथिक स्टेम सेल वगैरह का ट्रांसप्लांटेशन है, शुगर बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ के मरीज, या तो जहाँ कहीं भी आयरन ओवरलोड है, या तो डेफेरोक्सामिन का जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ये सब कारण हैं कि फंगल इन्फेक्शन जो है, स्टेरॉयड दे रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट इन सब में है स्टेरॉयड थेरेपी जो कि कोविड में चल रही है, एंड अनकंट्रोल्ड शुगर डायबिटीज़ पेशेंट्स में, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, ठीक है। अब इसके अगले जानकारी के बारे में देखते हैं कि क्या है। तो ये कितने प्रकार का होता है और क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। मतलब कि पहचानेंगे कैसे, एक साधारण आदमी को कैसे पता चलेगा कि, क्योंकि इसका सही समय पे पहचान करना ज़रूरी है। तो इसको साधारण तरीके से देखा जाए तो 6 प्रकार में डिवाइड किया गया है। उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसे बोलते हैं राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस। राइनो मतलब कि नेज़ल कैविटी, नोज़, ऑर्बिटल ऑप्थेल्मिक, सेरेब्रल मतलब ब्रेन। तो ये फेस के 3 पार्ट्स अगर म्यूकर इन्वॉल्व कर रहा है तो उसे अपन बोल रहे हैं राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल। राइनो मतलब नेज़ल, यहाँ जो साइनसेस हैं, जो अपने स्फिनाइड, इथिमाइड, जो यहाँ चेहरे में साइनस है वहाँ, ठीक है। तो एक हो गया राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल, ये जनरली डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ये इस टाइप का म्यूकर मिलता है। इसके अलावा पल्मोनरी, फेफड़े इन्वॉल्व हो गए, है ना, लंग्स इन्वॉल्व हो गए, तो ये जनरली ल्यूकीमिया और जिनकी कीमोथेरेपी चल रही होती है उन पेशेंट्स में मिलते हैं। इसके अलावा क्यूटेनियस जिसमें कि सिर्फ स्किन इन्वॉल्व हो रही है, और इसके अलावा अगला है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, मतलब कि जीआईटी, पेट के सिम्टम्स आएंगे उसमें, और डिसेमिनेटेड मतलब कि पूरे शरीर में फैल गया है, और मिसलेनियस मतलब कि वो बॉडी के किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो अब एक एक करके देखते हैं कि इन टाइप्स में क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, साइन होते हैं। तो जो आरओसीएम होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, ठीक है। इसके अलावा ये डायबिटीज़ में मिलता है, और इसमें क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, आई हो गई,
इसके अलावा इसमें फेस में जो साइनसेस हैं, नोज़ में जो साइनसेस है वो इन्वॉल्व होता है, उससे होता है फेशियल पेन और साथ में नमने सुन्नपन। तो अगर कोई मरीज ऐसा बोल रहा है कि आँख में चेहरे में दर्द हो रहा है, जनरली ये यूनिलेटरल होता है, चेहरे के एक हिस्से को शुरुआती दौर में इन्वॉल्व करता है। तो अगर सुन्नपन हो रहा है, चेहरे में सूजन आ रही है, आँखों में सूजन आ रही है, तो उसमें तो जब आँखें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं तो लाल पड़ जाना, आँखें पूरी सूज जाना और आँखों की जब मूवमेंट्स करते हैं तो उस पे भी दर्द होता है। और धीरे धीरे करके जो विज़न होता है, जो देखने की क्षमता होती है, वो दो दो दिखना, या तो धुंधला दिखना, या तो फाइनली जो लास्ट स्टेज में होता है वो आँखों की रोशनी ही चली जाती है। ठीक है। बुखार जो है वो आ भी सकता है और नहीं भी आता है। तो जनरली इसमें बुखार आता है और WBC काउंट बढ़े हुए रहते हैं। जब आप CBC कराओगे तो WBC काउंट्स बढ़े हुए होते हैं और आँखों में सूजन, प्रोप्टोसिस, और जब वो फेस, नोज़ और आँख से होते हुए ब्रेन तक पहुंचता है तो वहाँ फ्रंटल लोब इन्वॉल्व हो जाता है। फ्रंटल लोब या तो ब्लड वेसल्स के थ्रू चला गया, वीनस ड्रेनेज के थ्रू चला गया, तो वहाँ कैवर्नस साइनस की थ्रोम्बोसिस हो जाती है और फिर विज़न लॉस, पैरालिसिस और फ्रंटल लोब इन्वॉल्वमेंट के जो सिम्टम्स हैं वो सब आ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा और स्किन में जो भी इन्वॉल्व एरिया है, जैसे कि आप माउथ के अंदर आप देखोगे जो ऊपरी हिस्सा है जिसे हार्ड पैलेट बोलते हैं, वहाँ पे आपको एक अल्सरेशन, छाले दिखेंगे जो कि काला कलर का दर्द जिसमें रहेगा, ऐसा अल्सरेशन दिखेंगे। और ब्लैक नेक्रोटिक स्कार, इसका मतलब कि एक काला तरीके का ऐसा चमड़ी में जमा हुआ आपको पदार्थ दिखेगा जो कि शुरू में वायलेसियस रहता है, बाद में लेट देर से वो ब्लैक कलर का होता है। तो एक चीज़ और है कि ये लेट फाइंडिंग होती है हार्ड पैलेट में, अगर आपको पेनफुल नेक्रोटिक अल्सरेशन हो रहे हैं तो इसका मतलब कि डिसीज़ प्रोग्रेस हो चुकी है और इसे काफ़ी दिन हो गए हैं। ओके, तो ये हम समझ चुके हैं अभी कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये म्यूकर का पेशेंट है, उसे हो चुका है। तो अगर अपन समझें यहाँ पे तो ओके, इसे अपन समझें यहाँ पे तो ये आँखों में यहाँ सूजन है, आँखों में सूजन है, लाल पड़ गई हैं, दिखने में दिक्कत हो रही है, और यहाँ जो साइनसेस हैं ये साइनसेस इन्वॉल्व हो गए हैं, यहाँ भी सूजन है, चेहरे के आधे हिस्से में दर्द होगा, और यहाँ माउथ में, हार्ड पैलेट में यहाँ ब्लैक कलर के स्पॉट्स जमा होंगे। बाद में अगर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो यहाँ क्लॉटिंग वगैरह के कारण फ्रंटल लोब इन्वॉल्वमेंट के सिम्टम्स और साइन आने लगते हैं। तो ये हो गए अपने सिम्टम्स एंड साइन जो मोस्ट कॉमन ROCM, राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकर के जो मोस्ट कॉमन है उसके सिम्टम्स। इसके अलावा फिर पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट वाला टाइप भी होता है जो कि दूसरा सबसे मोस्ट कॉमन है, और इसके जो लक्षण होते हैं डिस्निया, सांस फूलना, छाती में दर्द होना, खांसी आना, ये सभी सिम्टम्स आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये पल्मोनरी वाले के हैं। इसके अलावा क्यूटेनियस वाले में आते हैं, तो उसमें आपकी चमड़ी में किसी तरीके की कोई चोट लगी हुई है, सॉइल एक्सपोजर की हिस्ट्री होती है, कहीं कांटा लगा है या तो मिट्टी वगैरह, या तो साफ़ सफाई नहीं रखी पट्टी में, तो वहाँ पे जो सर्जिकल डिब्राइटमेंट है वो पहला ट्रीटमेंट होता है। वहाँ पे एम्फोटेरिसिन नहीं, वहाँ सर्जिकल डिब्राइटमेंट इम्पॉर्टेंट है जब तक कि वो लोकल है, क्यूटेनियस पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है। इसके बाद GIT, अब अगर GIT इन्वॉल्व हो गया है तो उसमें जनरली ये प्री मैच्योर जो नियोनेट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें ये GIT वाला वेरिएंट कॉमन होता है। इंट्रोकोलाइटिस और आगे चल के जो इसमें सिम्टम्स होते हैं तो पेट में दर्द होना, उल्टी जैसा लगना, उल्टी होना, और सबसे इम्पोर्टेंट ब्लीडिंग, खून की उल्टियाँ होना और नाक से खून आना, काले पदार्थ निकलना नाक से खून के साथ में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है। और इसके अलावा जब आप एंडोस्कोपी से देखेंगे तो आपको एक फंगेटिंग मास दिखेगा, अंदर एक गोला जैसा दिखेगा, गुच्छे जैसा, बॉल जैसा। ठीक है। और अगर और भी देर से प्रेजेंटेशन हो रहा है तो वहाँ परफोरेशन वगैरह भी हो सकता है,
ठीक है, तो ये अपना हो गया GIT। इसके अलावा डिसेमिनेटेड मतलब कि वो फैल चुका है, तो उसमें ब्रेन मोस्ट कॉमन। कौन सा ऑर्गन? ब्रेन सबसे कॉमन जगह जहाँ वो डिसेमिनेट होता है। और इसके अलावा मिसलेनियस में वो बॉडी का कोई भी पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है। तो इस तरीके से हमने देखे कि क्या सिम्टम्स हैं इसके। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो सिम्टम्स में इसके क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आधे हिस्सा जो चेहरे का है, चेहरे के आधे हिस्से में दर्द होना, सूजन होना, सुन्नपन होना, और किसी भी तरीके का काला कलर का धब्बा आना, नाक से खून आना, मुंह से खून आना, खून की उल्टियाँ होना, आँखों में सूजन होना, डबल दिखना, आँख से पानी आना, सर दर्द होना, बुखार आना, ठीक है, सांस फूलना, छाती में दर्द होना, घबराहट, और इसके अलावा चमड़ी में अगर कहीं चोट लगी है, तो ये सभी सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा लैब से कैसे कंफर्म करेंगे, ठीक है, कि कैसे ये म्यूकर ही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? कल्चर। ठीक है, कल्चर फ्रॉम स्टेराइल साइट। जहाँ से भी अगर आप प्लूरल फ्लूइड ले रहे हो, पल्मोनरी है, नेक्रोटिक टिश्यू है, तो वहाँ से आप कल्चर ले रहे हो। और कल्चर देखो, ये <50% केसेस में ही पॉजिटिव आता है, इसकी सेंसिटिविटी अच्छी नहीं है। और कल्चर को ग्रो होने में 48 से 46 घंटे लगते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि जो कल्चर डिश होती है उसमें सेंटर में इनोक्यूलेट करना है। ठीक है, और कल्चर का बेसिकली जो यूज़ है वो म्यूकर की स्पीसीज़ आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। ठीक है, इसका डायग्नोसिस में इतना अच्छा रोल नहीं है, क्योंकि ये ओनली सिर्फ 50% से कम लोगों में पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, तो फिर आप कैसे कंफर्म करें लैब से? ओके, तो इसके लिए हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है। मतलब कि बायोप्सी करना है आपको, जो भी नेक्रोटिक टिश्यू है बॉडी के जिस भी पार्ट में है, तो आपको हिस्टोपैथोलॉजिकल एक टिश्यू या ऑर्गन का टुकड़ा काट के निकालना है और उसको माइक्रोस्कोप में देखना है। तो इसीलिए बोला जाता है कि दिस इज़ द मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक। सबसे अच्छा है ये हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो उसमें ये फंगस कैसे दिखेगा हमें? फंगस जो होता है ये वाइड होता है। फंगस क्या है? जैसे पेड़ की टहनियाँ होती हैं उस टाइप का दिखता है हमें। थिक वॉल्ड होता है। सबसे इम्पोर्टेंट एसेप्टेट होता है। सेप्टेशन मतलब अलग अलग नहीं दिखता, वो एक ही रहता है। रिबन जैसा लगेगा अपने को। डाई कौन सा यूज करेंगे? पीरियोडिक एसिड, हिमेटॉक्सिलिन यूसिन डाई यूज़ करते हैं। तो वो मोटे मोटे ऐसे हाइफे दिखते हैं और वो एसेप्टेट होते हैं और लगभग 90 डिग्री में इसकी ब्रांचिंग निकले होते हैं, वाइड होते हैं। ये थिक वॉल्ड होती है, इनकी थिक वॉल्ड होती, सेप्टेशंस नहीं होते ये। जैसे आप ये सेप्टेशंस देख रहे हैं ना, ये सेप्टेशंस नहीं होते। कुछ फंगस होते हैं जो सेप्टेट होते हैं, तो इसमें सेप्टेशंस नहीं होते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोप में देख लिया अपन ने। इसके अलावा रेडियोलॉजिकली भी अपन कंफर्म कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, सीटी कर सकते हैं, और साथ में एमआरआई ब्रेन विथ ऑर्बिट विद साइनसेस अपन एमआरआई कर सकते हैं। तो मोस्ट सेंसिटिव अगर देखा जाए कि रेडियोलॉजी में क्या है, तो एमआरआई है, सबसे अच्छा एमआरआई है। ठीक है, तो एमआरआई में अपने को साइनोसाइटिस के जो भी फीचर्स होते हैं वो दिख जाएंगे। इसके अलावा एक्सरे में देखेंगे तो एक्सरे में लंग्स में लोबार कंसोलिडेशन, एक आइसोलेटेड मास या तो कैविटीज़ दिखती हैं, या तो इन्फाक्ट वेसिपिड इन्फाक्ट दिख सकता है। ठीक है, तो ये डायग्नोसिस के लिए था कि इसके लिए कल्चर कर सकते हैं जिसमें कि 48 से 96 घंटे लगते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं जिसमें हम हाइफे का पैटर्न देख लेंगे, और चेस्ट एक्सरे, सीटी और एमआरआई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि और कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे कि हमें कन्फ्यूजन होता है कि ये म्यूकर है कि नहीं। तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है एस्परजिलोसिस। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि हम सही इलाज दे सकें। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो है एस्परजिलोसिस, और भी दूसरी जो सेप्टेट हाइफे वाले फंगस हैं। क्यों? क्योंकि जो एस्परजिलोसिस है उसमें ट्राइजोल्स ये ज़्यादा काम करते हैं, जैसे कि वोरिकोनाजोल। तो अगर एस्परजिलोसिस हुआ तो हम उससे ट्राइजोल्स देंगे।
लेकिन अगर वो म्यूकर हुआ और हम उसे वोरिकोनाजोल देंगे तो उसमें इन्फेक्शन और डिसेमिनेटेड म्यूकर का रिस्क और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए एस्परजिलोसिस को रूल आउट करना ज़रूरी है। इसके अलावा बैक्टीरियल तो नहीं है, जिसमें कि स्टेफोरियस, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लेप्सिला राइनोस्क्लेरोमेटिस, ये रेयर है, बट इन चीज़ों से डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। और इसके अलावा एक हाइपर सेंसिटिविटी वाला ये जो टुलोसा हंट सिंड्रोम होता है, जिसमें कि आइज़ के जो सिम्टम्स और फेस के जो सेम सिम्टम्स होते हैं, तो इन चीज़ों से हमें डिफ्रेंशिएट करना है। इसके अलावा और क्या क्या है, अब अगला है कि ट्रीटमेंट कैसे करें। सबसे ज़रूरी चीज़ कि इसका इलाज कैसे करें। तो ट्रीटमेंट के लिए 3 ज़रूरी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि इलाज जल्दी शुरू करना है, ठीक है। इलाज जल्दी शुरू तभी होगा जब हम इसके लक्षणों और डायग्नोसिस के लिए जो लैब में बायोप्सी है उसको जल्दी करेंगे, समय पे करेंगे, लक्षणों को पहचानेंगे कि ये है, तो अर्ली इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट। इसके अलावा जो इसके प्रीडिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर्स हैं जो अपन ने कॉज में पढ़े थे, जैसे कि स्टेरॉयड हो गया, आयरन हो गया, एसिड बेस का स्टेटस हो गया, वो अपने को कंट्रोल करके रखने हैं। स्टेरॉयड सही डोज और सही समय पे यूज़ करना है, आयरन ओवरलोड नहीं करना है, डिस्फेरोक्सामिन नहीं देना है। एसिड बेस के लिए जो कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस था उसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी दे सकते हैं। और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नहीं करना है जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो। और इसके अलावा तीसरी चीज़ क्या है, सर्जिकल डिब्राइडमेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इन 3 चीज़ों को अपन पैरामीटर्स हैं ट्रीटमेंट के देखना है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, अभी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देखते हैं, ड्रग्स में क्या देना है। तो क्या क्या अवेलेबल है अपने पास ड्रग्स में। सबसे ज़्यादा जो आजकल हम सभी जगह न्यूज़ में हर जगह सुनने के लिए मिल रहा है, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन देखिए 3 टाइप का होता है, एक होता है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, एक होता है एम्फोटेरिसिन बी लिपिड कॉम्प्लेक्स, और एक होता है एम्फोटेरिसिन बी डीऑक्सीकोलेट, ठीक है। ये तीनों ही टाइप के एम्फोटेरिसिन के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आजकल सबसे कॉमन यूज़ किया जा रहा है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, इसका डोज होता है 5 to 10 mg पर kg बॉडी वेट पर डे। सरल भाषा में बोलें तो मैं आपको बता दूं कि जो एक वायल होता है वो 50 mg का आता है, और एक वायल का जो खर्चा है वो 6 से 7 हज़ार के बीच में होता है, ठीक है। इसे स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में स्टोर किया जाता है, और इसे D5 जो है उसके साथ में इसको डाइल्यूट किया जाता है, और इसे इंजेक्शन को देने से पहले NH से हाइड्रेट किया जाता है बॉडी को, एविल और डेक्सा लगाया जाता है, और शुरुआत के 30 मिनट तक के लिए ऑब्ज़र्व किया जाता है कि किसी भी तरीके का रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें इस इंजेक्शन में ध्यान रखनी है। तो अगर एक आप एडल्ट 60 kg के पर्सन में सोचोगे कि कितना हमें देना है, तो 60 kg में 5 kg के हिसाब से 300 mg की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसका मतलब कि आपको एक दिन की डोज के लिए टोटल 6 वायल्स की ज़रूरत होती है। 6 वायल्स, 6 इंजेक्शन लगेंगे आपको एक दिन की डोज के लिए, ठीक है। इसको हम 500 ml D5 में दे के शुरुआत के 30 मिनट में देखेंगे कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो फिर 6 घंटे तक इसको चलने देंगे। तो 6 वायल्स को 500 ml D5 में डाल के उसे 6 घंटे में ख़त्म करेंगे। हाँ, ध्यान ये रखना है कि लाइट से डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं रखना है, इसके वायल्स को कवर करके रखना है, सिलिकॉन फॉयल या जो भी चीज़ अवेलेबल है। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी के बारे में, ठीक है। इसके बाद अब इसकी पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, अच्छी चीज़ें क्या हैं, कि ये नेफ्रोटॉक्सिक कम होता है,
ठीक है। दूसरी चीज़, इसका CNS में पेनिट्रेशन अच्छा है, ठीक है, CNS में ड्रग ज़्यादा अच्छे से पहुंचती है और इसकी इफ़िशियंसी भी दूसरे एम्फोटेरिसिन से ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ये। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये महंगा बहुत है। 6 से 7 हज़ार का एक वायल आना, ये तो 36 हज़ार का एक दिन का डोज होगा, तो ये बहुत ही महंगा है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर किसी को भी एम्फोटेरिसिन लग रहा है तो हमें उसका RFT मतलब कि यूरिया क्रिएट, सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम डेली देखना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमें पता चल सके कि बॉडी को किसी तरीके का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। तो जिसको डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन नहीं है, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसे 5 देना है। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि म्यूकर जो है ब्रेन तक पहुंच गया है तो उसे अपने को 10 mg डोज देना है, ठीक है। तो 5, 7.5 और 10 इस तरीके से हम इसकी डोज बढ़ाते हैं। जितना ज़्यादा लेट स्टेज में म्यूकर आएगा, जितने ज़्यादा ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे वैसे। हाँ, पर ये ध्यान रखना है कि 10 mg से ज़्यादा डोज नहीं देना है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि उल्टा उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो कम होने लगता है, ठीक है। तो ये हो गई डोज की बात। अच्छा, और एक चीज़ क्या है भाई, किडनी का मरीज़ है, उसे एम्फोटेरिसिन कितना देना है, तो वो डिपेंड करता है कि उसका यूरिन आउटपुट कितना है और उसका जो RFT है वो दिनों दिन ख़राब हो रहा है कि अच्छा हो रहा है। अगर उसका यूरिया क्रिएट एक दिन पहले की यूरिया क्रिएट की तुलना में डबल बढ़ गया है और उसका आउटपुट भी कम हो रहा है, तो हमें 5 को डोज कम कर देना है, 3 कर देना है। 10 दे रहे हैं तो उसे 5 कर देना है। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है किडनी वाले मरीजों में, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या है, एम्फोटेरिसिन B लिपिड कॉम्प्लेक्स ABLC, इसका भी डोज 5 mg पर kg है, ठीक है। इसका भी लगभग सेम इफेक्ट है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B से, लेकिन हमेशा एम्फोटेरिसिन में सबसे ज़्यादा जो प्रिफर्ड होता है वो लाइपोसोमल वाला है। इसके अलावा और क्या है, एम्फोटेरिसिन B डीऑक्सीकोलेट, ये वाला एम्फोटेरिसिन जो है ये काफ़ी पहले से यूज हो रहा है। ये सस्ता भी है, इनएक्सपेंसिव है और काफ़ी पहले से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इसका अच्छा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। हाँ, इसकी जो रीनल टॉक्सिसिटी, जो अदर इलेक्ट्रोलाइट्स पे जो टॉक्सिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है और साथ में जो CNS में पेनिट्रेशन है वो भी कम है इसका। तो ये कुछ इसके नुकसान हैं, ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। तो एम्फोटेरिसिन का सीधा सीधा ये है कि हमें लाइपोसोमल वाला एम्फोटेरिसिन यूज़ करना है, ठीक है। अब और क्या ऑप्शंस हैं, अगर एम्फोटेरिसिन नहीं मिल रहा है तो सेकंड लाइन ड्रग्स कौन सी हैं, इसावुकोनेजॉल। डोज क्या है इसका, 200 mg की जो टैबलेट है उसे अपने को दिन में 3 बार देना है। शुरुआत के 2 दिन और उसके बाद दिन में 1 ही गोली देनी है। और क्या ऑप्शन है, पोसाकोनेजॉल, इसका भी 200 mg है, दिन में 4 गोली देनी है, ठीक है। तो एम्फोटेरिसिन हमेशा एजोल्स के कंपैरिजन में प्रीफर किया जाता है। तो अब ये जो इसावुकोनेजॉल और पोसेकोनेजॉल है, इसे कब यूज़ करते हैं, इसे हमें तब यूज़ करना है साल्वेज थेरेपी, या तो मतलब अपने पास एम्फोटेरिसिन नहीं मिल पा रहा है, या तो और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो मरीज को एम्फोटेरिसिन नहीं सूट कर रहा है, इनटॉलरेंट हो गया, या तो उसका असर नहीं हो रहा, रिफ्रैक्टरी हो गया, या तो ओरली अपन स्टेप डाउन कर रहे हैं। वो भी अपन देखते हैं आगे कि इंजेक्टेबल के बाद अपन जब धीरे धीरे मरीज ठीक होता है, कम कर रहे हैं, तो उसे इंजेक्टेबल से टेबलेट पे ले लिया है, तो ओरल स्टेप डाउन कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है कॉम्बिनेशन में भी देते हैं एजोल्स को, कुछ लोग कॉम्बिनेशन में भी यूज़ करते हैं। तो ये एक तरीके से अपने को पता चल गया कि इसावुकोनेजॉल और पोसाकोनेजॉल इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो इनको किस सिचुएशन में यूज़ करना है। इसके अलावा कुछ एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स हैं, ट्रीटमेंट हैं, मतलब अभी पता नहीं कि वो काम करेंगी कि नहीं करेंगी, अभी उसके लिए और ज़्यादा रिसर्च और स्टडी की ज़रूरत है। तो वो क्या है, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट साइटोकिन्स, न्यूट्रोफिल ट्रांसफ्यूजन कर दिया, हाइपरबारिक ऑक्सीजन दे रहे हैं,
या तो जैसा मैंने बताया कि सोडियम बाइकार्ब दे रहे हैं, एसिडोटिक मीडियम को ये ख़त्म करेगा। इसके अलावा ये इस पे अभी क्लियर कट जो है एक्सपेरिमेंट्स होने बाकी हैं। कुछ लोग डबल थेरेपी यूज़ करते हैं, जैसे कि एम्फोटेरिसिन को इकाइनोकैंडिन्स के साथ में कंबाइन करके देते हैं। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, कैप्सोफंगिन, मीकाफंगिन एंड ड्यूलाफंगिन। तो ये एक डबल थेरेपी है। या तो इसको एजोल्स के साथ में कंबाइन कर दिया एम्फोटेरिसिन को, या तो एक ट्रिपल थेरेपी है। ट्रिपल थेरेपी ने आपने एम्फोटेरिसिन भी ले लिया, इकाइनोकैंडिन्स भी ले लिया और एक पोसा और इसावुकोनेजॉल से एक कोई सा ले लिया। तो ये होती है ट्रिपल थेरेपी। अभी ये डबल, ट्रिपल और मोनोथेरेपी में कौन क्या कितना इफेक्टिव है, इस पे अभी और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। पर हाँ, अगर डिसीज़ जो बीमारी है बहुत गंभीर है, बहुत लेट स्टेज में आ रही, तो कहीं ना कहीं डबल और ट्रिपल थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव है। अगला सवाल ये है कि कब तक दें, इलाज कब तक चलेगा। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि मरीज के जो साइन और सिम्टम्स हैं वो ठीक होना कब चालू हो रहा है। जो हमने पढ़ा, चेहरे में दर्द होना, डबल दिखना, सर दर्द होना, जब वो ठीक होना चालू हो जाए तो अपने को स्टेप डाउन करना है। स्टेप डाउन कैसे करेंगे, अभी हम हर दिन 5 mg पर kg दे रहे थे, फिर हम क्या करेंगे, हफ्ते में 3 दिन देंगे और फिर धीरे धीरे करके हम हफ्ते में 2 दिन देंगे और फिर इंजेक्ट करने के बाद अपन टैबलेट्स चालू कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमने काफ़ी डिटेल में, और ये जो जानकारी है आपको बहुत ही ऑथेंटिकेटेड सोर्स से दी गई है। तो आप ये जो यहाँ वहाँ कन्फ्यूजन और र्यूमर्स हैं व्हाट्सएप और ये, तो उसके बारे में ध्यान नहीं दें। अभी इसके म्यूकर के बारे में और भी चीज़ें चल रही हैं कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उससे हो रहा है, या तो म्यूकर जो ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, मास्क जो गीला होता है, गंदा हो जाता है, साफ़ करके नहीं पहनते उससे, या तो जो ऑक्सीजन के समय जो पानी होता है जो गंदा होता है उससे होता है। ये सब अभी थ्योरीज आ रहे हैं, सभी लोग अपने अपने जो भी ओपिनियन है वो दे रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है। ये जो भी चीज़ें अभी आपको इस वीडियोस में बताई गई हैं ये सभी प्रूवन हैं, और ये सभी रिसर्च पेपर और अच्छे रिसोर्सेज से कलेक्ट करी गई हैं। इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट्स हैं, या तो किसी भी तरीके का आपको सजेशन हो कि इसमें ये चीज़ भी होती, तो ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें। और दूसरी चीज़ ये कि बिल्कुल अभी कोविड का टाइम, बिल्कुल कोविड का सेकंड वेव जो है वो डिक्लाइनिंग फेज में आ गया है, और ये एक तरीके से नई समस्या आ गई है म्यूकर, जो कि पहले एक बहुत ही रेयर डिसीज़ हुआ करती थी और अभी अपने लिए एक नया चैलेंज बन के आ गई है। तो इससे डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समय पे इसका इलाज चालू करते हो तो डेफिनेटली 100% इसका इलाज संभव है। और हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ड्रग्स और सर्जरी दोनों का ही अपना अपना सही समय पे रोल है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा लेटर स्टेज में आप ला रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा ये नेक्रोटिक स्कार टिश्यू जमा हो गए हैं, तो उस समय एम्फोटेरिसिन देने से ज़्यादा इफ़ेक्टिव चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि जो नेक्रोटिक टिश्यू है वहाँ ब्लड की सप्लाई ही नहीं है, तो ड्रग कैसे काम करेगी। तो उस स्टेज में हमें सर्जिकली उस जो सड़ा हुआ जो टिश्यूज़ का हिस्सा है उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई शुरुआती स्टेज में आया है तो वहाँ एम्फोटेरिसिन का ज़्यादा रोल है। तो इसीलिए सर्जरी और एम्फोटेरिसिन का सही तरीके से अपने डॉक्टर की मदद से सलाह लें, और ज़रूर इसका 100% इलाज है। ओके, थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।